हेलो एंड गुड इवनिंग। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट के साथ में जो कुछ भी हुआ वो सबको पता है, पूरी जग जाहिर बात है। ये भर्ती राजस्थान के इतिहास की सबसे विवादित भर्तियों में से एक कह सकते हैं। इस भर्ती को जितना भी घटनाक्रम हुआ उसमें से एक भी स्टेज ऐसा नहीं है जिसको ट्रांसपेरेंट और फेयर कहा जा सकता है। हर स्टेज पर रिक्रूटमेंट के, चाहे वो रिटन एग्जामिनेशन का हो, चाहे फिजिकल टेस्ट हो, चाहे इंटरव्यू हो, हर स्टेज डाउट में थी। इधर तो ये मामला चल ही रहा है, इधर आरपीएससी ने एक नया मामला और स्टार्ट कर दिया कि एसआई भर्ती को अब आने वाले टाइम में आरएस के साथ में करवाया जाएगा। और ये बहुत बड़ा सवाल कई लोग मेरे से पूछ चुके हैं, कितने सारे कॉल्स आ गए, मैसेजेज आ गए कि मैं इस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा, या इस पर उत्तर क्या है कि क्या एसआई भर्ती आरएस के साथ होगी या नहीं होगी। तो मेरा इसमें बिल्कुल क्लियर आंसर है, ये उत्तर कोई नहीं दे सकता आज की डेट में आपको। इसलिए नहीं दे सकता कि अभी इस पर आंसर बना ही नहीं है। यस या नो में कोई भी व्यक्ति आपको उत्तर देगा वो तब दे सकता है जब इसका आंसर बन चुका हो, और आंसर बनने के लिए तो मैटर अभी पाइपलाइन में है, शुरू हुआ है। तो आप लोगों की चिंता अपनी जगह वाजिब है कि कहीं ऐसा हो नहीं जाए कि आरएस के साथ हो, पर होगी या नहीं होगी इसका आंसर आरपीएससी की तरफ से कोई पत्र होम मिनिस्ट्री को गया है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को सर्कुलेट हुआ है, तो इसके कुछ तो मायने हैं कि आरपीएससी करना चाहती है। उस पत्र की लैंग्वेज और उस पत्र के पत्राचार को देख के तो ये लगता है। यूआर साहब डीजीपी साहब ने भी इस पे बयान दिया, अपनी प्रतिक्रिया दी थी कि अभी संस्थापन को मैटर भेजा है, उस पर डिस्कस करेंगे, विचाराधीन है। गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री उसके सारे एंगल देखेगी, उसके बाद विचार करेगी। तो आज की डेट में तो सीएम साहब भी इस पे आंसर देने की स्थिति में नहीं है कि होगी या नहीं होगी। वो भी ये कह सकते हैं कि मैं कोशिश करूंगा कि ये नहीं हो, या कोशिश करेंगे कि हो, पर हाँ या ना का उत्तर कोई नहीं दे सकता। इसलिए जितने भी यूट्यूबर इस मामले में बकवास कर रहे हैं उस सबको साइडलाइन करो, कोई मतलब नहीं है। पहली बात, यदि हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो तो उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। कुछ लोग समर्थन में होंगे, कुछ लोग विरोध में होंगे, बट जितने क्वेश्चन इस मामले को लेकर मेरे पास में आए वो सारे इस तर्क के समर्थन में थे कि ये भर्ती अलग ही होनी चाहिए। अब हमको इस बात को समझने के लिए ये फैक्ट जानना जरूरी है कि आरपीएससी ने ऐसा किया क्यों। कोई भी लेटर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जब मूव ऑन होता है, आगे बढ़ता है, गवर्नमेंट को पेश किया जाता है सिफारिश के लिए या रिकमेंडेशन के लिए, अनुशंसा की जाती है, उसके पीछे मोटिव और ऑब्जेक्टिव होता है। मकसद क्या है, वजह क्या है इस एक्ट की, ऐसा करने की। तो आरपीएससी ने जितने भी लॉजिक दिए वो सारे बेकार और बकवास है। और मैं आपको इसके पीछे की अंदरूनी खबर दूं तो ये एक तरह का आई वॉश है। आई वॉश समझते हैं ना, जैसे ब्रेन वॉश होता है, किसी का दिमाग खराब कर देना, दिमाग को धो देना, दिमाग को फ्लश आउट कर देना, बिल्कुल खाली कर दो, अब दिमाग में जो भरेंगे वही काम करेगा, ब्रेन वॉश। उसी तरह से आई वॉश है। अब अभी आपके सामने, आंखों के सामने एक सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, ज्वलंत मुद्दा, कि ऐसा ही भर्ती डाउट में है, इतना सब कुछ हुआ, कई लोगों के घर बर्बाद हो गए इसमें। जिन लोगों ने पैसा देके पेपर खरीदा वो भी बर्बाद होंगे, मुकदमे चलेंगे, एफआईआर होगी, जेल में जाएंगे, वो अलग है, समाज में बदनामी होगी, वो भी अलग है, माल भी गया, माजना भी गया, वो पैसे भी जो दिए करप्शन में वो कौन से वापस मिलने वाले हैं उनको। तो ये पूरा जितना भी प्रकरण चल रहा है, राजस्थान सरकार की बदपीटी, आरपीएससी की बदपीटी, आरपीएससी का सदस्य करप्शन में पकड़ा गया, शर्म आनी चाहिए, पूरे बोर्ड को इस्तीफा देना चाहिए कि हमारा साथी था। क्या इनको पता नहीं था अपने फेलो को? और यदि 7 लोगों के बोर्ड में से आपका साथी क्या कर रहा है आपको पता नहीं है, तो आपके लिए बहुत शर्म की बात है ये। फिर किस बात के आप सदस्य हो, किस बात के आपके इंटेलिजेंस पे शक है? ऑनरेबल चेयरमैन आरपीएससी साहब और सारे मेंबरान, आपके इंटेलिजेंस पे डाउट है कि आपका एक सदस्य इतने बड़े करप्शन में शामिल था और आपको पता नहीं था। तो आप क्या इंटरव्यू लेके बच्चों का सिलेक्शन करेंगे? आपकी खुद की योग्यता पे डाउट है और पूरे लोगों को डाउट है। यदि आप मेरे इस तर्क से सहमत हो तो इसको एंडोर्समेंट कीजिए अपने चैनल पे। क्या आप सिलेक्शन करेंगे, क्या आप इंटरव्यू लेंगे? दुर्भाग्य है कि आप जैसे लोग इस ऐसी पवित्र एजेंसी के हेड और उसके मेंबर बन के बैठे हैं। सारे के सारे पॉलिटिकल एजेंडे को फुलफिल करने के लिए किए गए रिक्रूटमेंट्स हैं ये। और यही दुर्भाग्य है कि इस तरह की एजेंसी ऐसी भ्रष्टाचार और करप्शन में लिप्त होती है। जबकि एक समय था जब आरपीएससी अपने नवाचार के लिए जानी जाती थी, लेकिन जो भी चेयरमैन आए, मेंबर आए, हर एक पे कहीं ना कहीं दाग लगे, उनका चरित्र दागदार रहा, कोई भी सरकार रही वो दागदार रहा। तो आरपीएससी हर बार ऐसी बदमाशी करती है। ये क्लियर आई वॉश है ताकि आपका ध्यान भटके। कैंडिडेट्स का ध्यान भटकाने के लिए आई वॉश किया गया है कि वो भर्ती के लिए प्रोटेस्ट करेंगे,
फैक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करने का प्रेशर करेंगे जिन लोगों के पास में इनपुट है। एक बहुत बड़ा इनपुट है कि एक सीनियर आईपीएस को पता था कि बीकानेर में पेपर लीक हुआ है, उन्होंने सीएम साहब तक को पिच किया, ऐसी खबरें हैं। अब ये खबरें ही सुनने को मिलेगी, उनके प्रमाण तो कोई अंदर खाने एक तो लोगों को पता है, और वो कभी सामने आके ये बातें कहेंगे नहीं। पर कहीं आग धुआं उठ रहा है तो कहीं आग तो लगी होगी। कुछ चीजें छुपी नहीं रह सकती, क्योंकि कोई आईपीएस जब सीएम साहब को कम्युनिकेट करता है तो एक चैनल यूज करता है, पीए पीएस पूरा कॉलिंग का एक मैकेनिज्म सेट होता है। फिर सीएम साहब लाइन पर आते हैं, बात होती है, तो वहां से ही बातें छन छन के बाहर आती है। सीएम साहब को कहा गया था और उन्होंने इसको दबाने के लिए ऑर्डर दिए हैं। क्यों? कि उनको सिर्फ अपनी सरकार बचानी थी। और अब आरपीएस से भी उन्हीं सीएम साहब की नियुक्त किया हुआ पूरा पैनल चल रहा है। ये क्लियर आई वॉश है, इसलिए इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस आरपीएससी के रिकमेंडेशन को ये सरकार मानेगी या नहीं मानेगी। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने रिक्रूट किया तो अभी वाली करंट सरकार ये मना कर दे कि नहीं नहीं हम नहीं मानते। वो भी एक एजेंसी है, उसके भी रिकमेंडेशन को रिजेक्ट भी करना है तो देयर इज ए प्रोसीजर, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो फिलहाल वहां से एक पत्र गया है होम मिनिस्ट्री के पास, डीजीपी साहू साहब के पास गया, उन्होंने उस पर प्रतिक्रिया भी दी कि अभी सिर्फ डिस्कशन में है। पर हाँ, यदि डिस्कशन में है तो हो सकता है निर्णय भी जल्दी हो जाए। अभी तो आचार संहिता लग गई, अब तो कोई डिसीजन नहीं होना इस पे, पर फिर भी अंततोगत्वा तो डिसीजन होना ही है इस पे। ये वाली भर्ती रद्द करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, ये रद्द भी हो गई तो भी नई प्रक्रिया से होनी, ऐसा डाउट है लोगों को। और आने वाली सब्सिक्वेंट जितने भी रिक्रूटमेंट्स हैं वो भी नए से हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मेरी राय में नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तो डिस्कशन चल रहा है। अच्छा, डिस्कशन पे अपनी राय यदि बताएं तो उसके पीछे भी कुछ मोटिव है कि क्यों नहीं होगा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। पहली बात तो ये है ही आई वॉश। दूसरा, एसआई भर्ती यूजुअली कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एक दूसरे स्टेट का भी रेफरेंस लेते हैं। तो यहाँ एक क्लियर एक राय बनकर आ रही है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन है उसको हमेशा सेपरेट रखें, जो सालों से शुरू से परिपाटी चली आ रही है उसको नहीं बदले, और यदि बदलेंगे भी तो ऑल ऑफ द सडन नहीं बदलेंगे, इसके लिए पर्याप्त समय देंगे कि हम ऐसा करने वाले हैं, ओपिनियन भी जुटाएंगे। जो एप्लीकेंट्स हैं जो प्रोजेक्शन में आ रहे हैं कि अब भर्ती में देंगे, उनका भी ओपिनियन लिया जाएगा, और हम भी परीक्षार्थी सेना की तरफ से इस बात का पूरा प्रयास करेंगे कि जो मेजॉरिटी चाहती है वो डिसीजन हो। इसलिए इसमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अपने कैंपेन को, अपनी स्टडी को डिरेल मत करो। अब आरएस की तरफ से सोचने लग जाओ कि अब हम आरएस जितना जटिल एग्जामिनेशन देंगे। आरपीएससी का इतना घटिया और बेकार बेहुदा लॉजिक है कि भर्ती टाइम पर होगी, तो आरएस की भर्ती आप टाइम पे करा लो, जैसे कि टाइम पे नहीं कराते। वही एजेंसी, वही सब कुछ, तो बिल्कुल क्लियर आई वॉश है, नीड नॉट टू वरी एट ऑल इन दैट पार्ट। और कोशिश करेंगे यदि हम संगठित रहे, बिल्कुल होने भी नहीं देंगे, ये जरूर कह सकते हैं। पर हाँ, इस पर एक डिटेल्ड मैं रिप्रेजेंटेशन तैयार करके सीएम साहब को और आरपीएससी चेयरमैन को भी भेजूंगा, उसकी कॉपी जल्दी आपको मैं अवेलेबल करवाऊंगा फेसबुक पेज पर। जो लोग नए हैं, जो लोग इस चैनल पर नए हैं, इस कॉन्सेप्ट को लेकर नए हैं, व्हाइट पेपर पढ़िए, आपको इस परीक्षार्थी सेना की पूरी कहानी क्या है, सारे फैक्ट्स और विजन समझ में आ जाएगा। अपने दोस्तों को भी जोड़िए, हमको इस परिवार को भी बड़ा करना है। बड़ा करेंगे तो हम पॉलिसी एडवोकेसी प्रॉपर कर पाएंगे, और ऐसे ही मौकों पर किसी संगठन की आपको जरूरत पड़ती है, जब हम एक तरीके से गवर्नमेंट के सामने एक पक्ष रखें। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बात खत्म करूंगा। एक हेड काउंट की जरूरत क्यों है, संख्या की जरूरत क्यों है। अभी रिसेंटली ऑल इंडिया काउंसिल का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICT, जो भारत सरकार की एक एजेंसी है, और वो टेक्निकल कॉलेजेस के अप्रूवल का काम करती है, उनको मान्यता देती है, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज वगैरह। इनको उस एजेंसी ने, जैसे आरपीएससी अभी डिसीजन कर रही है ना, उसी तरह का एक डिसीजन करने की कोशिश करी कि अभी तक तो टेक्निकल को दे रहे थे, अब उन्होंने कहा बीबीए और BCA जो कॉलेजेस है उनका अप्रूवल भी अब हम करेंगे। अब तक वो स्टेट गवर्नमेंट करती थी, चाहे कोई भी सरकार, राजस्थान का राजस्थान देखेगी, यूपी का यूपी, MP का MP, यानी वो दिल्ली नहीं जाते थे अप्रूवल के लिए BBA और BCA के कॉलेज है। तो AICT ने कहा कि अब हम करेंगे, तो कॉलेज वालों को तकलीफ हुई। सेम वैसे ही जैसे आरपीएससी अभी ये कह रही है कि हम ऐसा ही भर्ती को आरएस के साथ में करवाएंगे। दोनों में सिमिलरिटी करके मैं आपको बता रहा हूँ कि हेड काउंट और संगठन का महत्व कहाँ आता है। अब कॉलेजेस वाले गए, कई लोगों ने मेरे पास में फोन किया, अलग अलग जगह फोन किया कि ये BBA और BCA कॉलेजेस AICT में नहीं जाने चाहिए, जैसे हम कह रहे हैं कि आरएस में नहीं शामिल होना चाहिए। तो यहाँ तो ठीक है, अभी तक तो बात चली है, बट वहां तो AICT में डिसीजन ही हो गया था। तो हम गए कोर्ट, हाई कोर्ट, अलग अलग हाई कोर्ट्स में गए। हाई कोर्ट ने कहा ये समस्या कितने लोगों की है, हमने कहा साहब पूरे भारत की कॉलेजेस की है।
AICT ने वकील खड़े किए बहुत बड़े हैं, क्योंकि वो 6-7 हजार करोड़ की एजेंसी, इतना उनके पास फंड्स पड़ा है। तो वहां आए हाई लेवल के सीनियर डेजिग्नेटेड सीनियर वकील आए, उन्होंने कहा जज साहब को कि साहब ये झूठ बोल रहे, ये समस्या उन 4-5 मुट्ठी भर लोगों की है जो कोर्ट में खड़े हैं, ये पूरे भारत की समस्या है ही नहीं। और हमारे पास में आंसर नहीं था, क्यों कि हमारे पास में रिकॉर्डेड नहीं था कि ये समस्या कितने लोगों की है। हमने गूगल फॉर्म डाला उसके लिए और कॉलेजेस को कहा, उस समय तो पेशी को अगली पे एडजन कर लिया, अगली तारीख मांग ली, पर अगली तारीख पर भी हमने गूगल फॉर्म बनाया एक, उसमें कॉलेजेस को कहा कि आप इस फॉर्म को भरिए ताकि वहां कोर्ट के अंदर ये एविडेंस के तौर पे दे सकें कि ये इतने सारे कॉलेजेस ने मना किया है कि हम आप इस AICT के पास नहीं जाना चाहते। 11 लोगों ने फॉर्म भरा कुल, जबकि हजारों की तादाद है जो इससे पीड़ित है, पर हमारा दुर्भाग्य है कि हम मैदान के बाहर खड़े होकर देखना चाहते हैं। जैसे प्लासी की लड़ाई का अटल जी एग्जाम्पल देते हैं ना, कि मार्शल है तो लड़ेगा, क्षत्रिय है तो लड़ेगा, बाकी सिर्फ मैदान के बाहर खड़े रहकर परिणाम आने का इंतजार कर रहे थे। वही हम लोग करते हैं, वही हमारी पूरी जो बिरादरी है अभ्यर्थियों की वो करती है कि कुछ लोग लड़ाई लड़ेंगे और हम तो जो डिसीजन आएगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तकलीफ है, हर व्यक्ति को तकलीफ है, लेकिन वो लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता। जैसे AICT के मामले में हजारों कॉलेज परेशान है, लेकिन कोर्ट केस में ना जाना चाहते ना वो फॉर्म भरना चाहते, और वही अब उनके साथ में हो रहा है कि उनको AICT में जाना पड़ रहा है। इसलिए संगठित होइए, साथ आइए, फेयर जो मुद्दे हैं उन पर यदि हम एक साथ नहीं दिखेंगे, रिकॉर्ड नहीं बनेगा, गवर्नमेंट मानेगी ही नहीं। और एजेंसी के एडवोकेट्स इस बात को बिल्कुल भुना लेंगे कि साहब ये समर्थन इनके पास में कुछ है नहीं, चंद मुट्ठी भर जो एक बदमाश टाइप के लड़के लड़कियां हैं वो ये ऐसा मूवमेंट चालू करते हैं और ध्यान भटकाते हैं। इसलिए इस पूरे मिशन को आगे बढ़ाने में सब साथ आइए, तभी हम कुछ पॉलिसी एडवोकेसी में सफलता हासिल कर पाएंगे। अदरवाइज ये संघर्ष चलता रहेगा और सब लोग इसी तरह से यूट्यूब पे अलग अलग सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स कह लो, सो कॉल्ड यूट्यूबर्स कह लो, ब्लॉगर्स कह लो, उनको देखते सुन के अपना टाइम खराब करते रहेंगे। बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, यदि मैं भी ये बातचीत कर रहा हूँ और मैं इनको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया परिणाम में, तो जितना समय आप मेरे वीडियो पे देंगे वो भी आपका खराब ही होना है। तो बेटर है हम इस मिशन को आगे ले जाएं। जुड़े रहिए। थैंक यू।